हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं आज हम लोग एक और नए लेक्चर में, जहां हम लोग बात करेंगे मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। यानी इसे हम लोग मुस्लिम लॉ के अंडर जो शादियां होती हैं वो कैसे की जाती है, उसके पीछे का लीगल पैमाना क्या होता है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, इस्लाम में या मुस्लिम लॉ में जो भी शादियां होती हैं उनके लिए एक टर्म है अरबिक, जिसे हम लोग निकाह कहते हैं। तो निकाह शब्द शादी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। निकाह का मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस, मतलब जनरली जो दो जेंडर हैं उनको यूनियन, उनको यूनाइट करना, एक करना। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये शादी के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग आज निकाह को देखेंगे, कैसे होता है निकाह, और इसके पीछे इंडिया में लीगल पैमाने क्या क्या हैं, कैसे इस्लाम की मदद, जो इस्लामिक लॉज हैं उनके सहायता से, और कुछ इंडियन लॉज जो उसमें मिक्स हैं उनकी सहायता से कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा किया जा रहा है इंडिया में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक लेक्चर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था कवर करना, क्योंकि शायद लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला जाता, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 पार्ट में इसको पूरा कवर कर दीजिए। मगर आज आपको एक बेसिक आइडिया, एक जनरल आइडिया, कंप्लीट आइडिया आपको लगभग शादी का हो जाएगा, क्या होता है शादी। बाकी थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा पार्ट पीछे का बचेगा उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में भी आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जरा निकाह को लेकर, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में, क्या कैसे चल रही चीज़ें। तो अब यहाँ पे पहले हो रहा है कि डेफिनेशन और मीनिंग को जरा समझा जाए। मगर डेफिनेशन और मीनिंग समझने से पहले जरा हम लोग उस टाइम पे चलते हैं जहाँ पे इस्लाम का उदय नहीं हुआ है, अभी इस्लाम आया नहीं है। उसके पहले के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें अरब में, तो अरब में उससे पहले शादी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। सोसाइटी में वहाँ की कोई भी शादी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे वेमेन को एक वस्तु की तरह यूज़ किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है अपनी पावर के दम पे, और जहाँ चाह रहा है वहाँ बच्चे पैदा कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, औरत की लाइफ बेकार हो रही है। तो ये चीज़ें दिख रही है अभी। ये कब का टाइम पीरियड, ये सब बातें कब की है? प्री इस्लामिक, मतलब इस्लाम आने के पहले की बातें हैं। तो वहाँ पे अरब में वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, दयनीय थी। तो इस चीज़ को समझा किसने? प्रॉफिट मोहम्मद ने। जैसे इस्लाम का उदय हो रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद आ रहे हैं, ये सब चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ भाई देखो स्थिति ऐसी है, वहाँ का कस्टम ऐसा है, वहाँ पे वुमेन को कोई राइट्स नहीं है, वुमेन की ज़िंदगी बेकार है। तो क्यों ना हम इनको भी, क्योंकि भाई ये भी ह्यूमन बीइंग है और अल्लाह की देन है, तो इनको भी कुछ ना राइट्स दिए जाए, इनकी भी इंडिविजुअलिटी को सम्मान मिले। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए पैगंबर मोहम्मद आते हैं और वो इस कॉन्सेप्ट को लाते हैं, किसको? मैरिज को। और मैरिज को लाने के बाद वो ये चीज़ तय करते हैं कि वुमेन की भी अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स होंगे, और जो मैन हैं उसके भी अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स होंगे। तो कुल मिला कहानी क्या है कि अब क्योंकि जो वुमेन की स्थिति बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने का काम कब से हो रहा है? जब इस्लाम का उदय हो रहा है। तो अरब कंट्रीज़ में वहाँ पर कैसे सुधर रही है? जब इस्लाम का उदय हो रहा है। और इस चीज़ के पीछे अगर कोई एक व्यक्ति है तो ये कौन है जिसने ये सब काम किया? तो वो है डायरेक्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड, कौन? प्रॉफिट मोहम्मद। तो इनको पूरा श्रेय देना चाहिए। तो और इस्लाम का उदय भी वहीं से हम लोग मान के चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जरा कहानी क्या होने वाली है इसमें। अब सबसे पहले बात हो रही कि मीनिंग की, निकाह का मतलब क्या है। ये जो मैरिज की डेफिनेशन देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग जूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे जजेस भी हैं, बहुत सारे केस लॉज भी हैं, वो सब लोग अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में और लगभग पूरा कवर करते हुए समझने का कोशिश करें। कुछ लोगों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन अपने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या बता रहा है। देखिए मीनिंग डेफिनेशन में सीधा सा अगर आपको मतलब समझना, निकाह का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस, कि आप दो जेंडर मैन और वुमेन को अपने पास ला रहे हो, आप उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हो, मिला के हो रहे हो, क्योंकि समाज में उनकी एक सम्मानजनक स्थिति हो सके, वो बच्चे पैदा कर सके और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके। और दूसरी चीज़, क्योंकि उनके रिलेशन पर कोई उंगली ना उठा पाए समाज में, तो आप ये एक निकाह का जो कॉन्सेप्ट ला रहे हो, ठीक है। वो एक मैन और एक वुमेन अपनी जो है लाइफ एक सही तरीके से एक समाज में जी सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है निकाह का। तो ये निकाह की एक मोटी मोटी मीनिंग है समझने के लिए कि भाई आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए परमिशन मिल जाए, समाज में आपकी इज्जत बनी रहे, क्योंकि आप जब तक मैरिज में नहीं आओगे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते आप विमेन से, क्योंकि इसको बहुत बुरी चीज़ माना जाता है। दूसरी चीज़, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, आप जब चिल्ड्रंस को आप चिल्ड्रन पैदा कर सकते हो, उनको फिर आगे उनकी ग्रोथ, उनकी देखभाल करना, उनका नरिशमेंट करना, फिर आगे जो भी उनके लिए ज़रूरत है, राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों की डिसाइड करना। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? ये निकाह, ये मैरिज तय कर रहा है। तो मोटी मोटी मीनिंग तो निकाह की ये होगा कि यूनियन ऑफ सेक्सेस, मगर उसके साथ साथ इसका पर्पस भी क्या है कि हम ये सारी चीज़ें मैन और वुमेन के जीवन को आपस में एक साथ जो ले आके समाज में एक सही स्टेटस के माध्यम से उनको एक नई शुरुआत करने का मौका दे सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निकाह का ये कॉन्सेप्ट था आने का। दूसरी चीज़ यार कि मैं जो देखो मैं इस्लाम का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ नहीं व्यक्ति हूँ। मुझे इसलिए इस्लाम की, मुस्लिम्स के रिलीजन की, उनके रिचुअल्स की नॉलेज कम है काफ़ी।
तो हो सकता है कि इन प्रैक्टिस वाली चीज़ें जो होती हैं वो मुझे ना पता हो, तो शायद हो सकता है मेरे बताने में कोई प्रैक्टिकल चीज़ बताने में हो सकता है चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, कुछ गलती कमी हो जाए, तो उसको इग्नोर करना, या तो कमेंट में अगर कोई मुझसे गलती हो तो उसको आकर आप सही करके मुझे बिल्कुल बता सकते हो कि नहीं यार ये इन प्रैक्टिस ऐसे होती चीज़ें, तो आप बताना मुझे ज़रूर। और दूसरी चीज़, मैं जो फोकस रखूंगा कि वो लॉ क्या कह रहा है इसके पीछे, उस बेसिक लॉ को आप समझो कि वो बेसिक बात क्या है कि इस्लाम में कैसे शादियों का कॉन्सेप्ट होता है, बस आप मैं वहीं तक समझता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें अभी नहीं देखी अपने जीवन में कभी, तो इसलिए मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है जितना एक मुस्लिम को होगी। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझको ज़रूर मतलब सही कर सकते हो आप बिल्कुल। तो यहाँ मुझे कोई गलत मत समझना कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। मैं भाई हिंदू धर्म को अपने फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज बस इधर ही है। तो चलते जरा आगे, अब जरा इसकी मीनिंग को जरा समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग प्रॉफिट मोहम्मद की उठाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद मैरिज को लेकर क्या कह रहे हैं, निकाह को लेकर क्या कह रहे हैं कि यार मैरिज इज़ माई सुन्ना। ये मैरिज इज़ माई सुन्ना क्या मतलब है, देखो सुन्ना जो होता है ना, एक तरह का ये सोर्स ऑफ कह सकते हो कि इस्लाम है, ये जो इस्लामिक लॉ है उसका एक सोर्स है। अब कहा जा रहा है देखो सोर्स क्या है, आप ये इस्लाम में जितने भी लॉज हैं, जो मुस्लिम जितने भी लॉज और नियम कानून जो फॉलो करते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सबको पता है मेन है कुरान, तो कुरान के अलावा भी कुछ और होंगी, तो कुरान के अलावा जो उसमें से एक मेन है सुन्ना। सुन्ना का क्या मतलब होता है, सुन्ना का मतलब होता है ट्रेडिशन। अब जो बातें लिख दी गई बुक में कि वो तो अल्लाह का डायरेक्ट संदेश था, मगर कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी बची रह गई हो, तो उसको हम लोग जो है पैगंबर मोहम्मद के जो ट्रेडिशन थे, उन्होंने जो अपने जीवन में क्या क्या किया उसको देख के हम लोग आइडिया लगाते हैं। तो उनकी खुद की भी शादी हुई थी, तो इसलिए शादी को वो कहते हैं कि मैरिज इज माई सुन्ना। और जो मैरिज नहीं करता है उनका मानना था कि शादी करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अब इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैं समझाना कोशिश करूँगा, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट हो सकता है उनका, कि वो कह रहे हैं कि मैरिज इतनी इसेंशियल है कि अगर ये एक तो मेरा सुन्ना है, सुन्ना मतलब मेरा ट्रेडिशन, क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया है, और अगर कोई व्यक्ति मैरिज नहीं करता है तो मैं उसको अपना फॉलोअर नहीं मानूंगा। तो वो इस लेवल तक शादी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जो लोग अनमैरिड रह जाते हैं, तो वो देख रहे हैं कि भाई जितने भी गलत टाइप के रिलेशन से वो कई सारे लोगों से बना रहे हैं, कई सारी विमेन से बना रहे हैं, वहाँ से बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनको कोई भी स्टेटस नहीं मिल पा रहा है, ना तो चिल्ड्रन होने का, ना तो वाइफ होने का। इससे क्या हो रहा है, सबकी लाइफ खराब हो रही है। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि उस टाइम पे वो इसलिए इतना ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं शादी को कि नहीं, आप अगर फिजिकली फिट हो, आप जितने भी यूथ हो, जितने भी लोग हो, यूथ हो, आप अगर फिजिकली फिट हो, आपकी जिम्मेदारी है कि शादी वाले रास्ते पे आपको चलना है। वो इसीलिए, और वो कह रहे हैं शादी वाला रास्ता मेरा है, और प्लस ये मेरा होने के कारण क्योंकि ये अल्लाह का भी संदेश है एक। तो इस कारण हम मान के चल रहे हैं कि शादी इसलिए इतनी ज़रूरी है कि आप गलत जगह ना फंस पाओ, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप सभी लोग जो है शादी करो। इसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ जगह थोड़ा सा विवाद रहा कि मुस्लिम में क्या होता है, ये जो निकाह है, निकाह को मेजरली हम लोग मान के चलते हैं कि जो मुस्लिम जो शादी करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। मगर कुछ लोग उसमें आ रहे हैं, कुछ केसेस आ रहे हैं जहाँ पे उसको रिलीजियस सेरेमनी माना जा रहा है। तो इस चीज़ को भी जरा हम लोग अभी समझते हैं। जैसे देखिए शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम का एक केस है, यहाँ पे रिलीजियस सेरेमनी माना गया। अब ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है कहानी कि इस केस में मेन बात निकाह को लेकर क्या बोला कि ये रिलीजियस सेरेमनी है। क्यों रिलीजियस सेरेमनी, अब आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि भाई रिलीजन से जुड़ा हुआ चीज़ है। अब आप जब देख रहे हो कि इसका ये कहाँ से निकल के आ रहा है, इसको जन्म कौन दे रहा है, इसको कौन प्रमोट कर रहा है, देखा आपने कि प्रॉफिट मोहम्मद इसको प्रमोट कर रहे हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद हैं कौन, सबसे बड़े व्यक्ति हैं जो एक इस इस्लाम को लेके आ रहे हैं। तो इस्लाम धर्म के जनक के रूप में आप उनको देख सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति ला रहा है, वो व्यक्ति इसको प्रमोट करना चाह रहा है जिसने इस्लाम की नींव रखी। तो कहा जा रहा है कि जब वो नींव रखा तो इसका मतलब कि वो तो भाई रिलीजन को भी अपने प्रमोट कर रहे थे, तो क्योंकि उनके रिलीजन का ही ये पार्ट एक हिस्सा हम लोग उनको मान के चल रहे हैं, तो इसलिए हम मान रहे हैं कि ये रिलीजियस सेरेमनी है और ये वो सबको करने कह रहे हैं। तो इसलिए इस केस में क्या बोला गया कि भाई रिलीजियस सेरेमनी है। निकाह का मतलब हर जगह सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको हम सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, मगर अभी आगे चल के देखेंगे हम लोग कि इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलीजियस सेक्रामेंट दोनों मान रहे हैं, इसको सेक्रामेंट की तरह और सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह दोनों मान रहे हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का, इसमें जस्टिस महमूद जो हैं, ये इनकी बातें भाई बहुत लीडिंग है इसमें। पूरे मुस्लिम लॉ में आपको इनकी बातों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें मुस्लिम लॉ को अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने का काम इन्हीं का, ये बहुत बेहतर तरीके से इंटरप्रेट किए हैं। तो इन्होंने इस केस में अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस में इन्होंने सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको पहचान दी कि भाई निकाह क्या है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसको बहुत डिटेल में समझा भी रहे हैं क्यों सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोग में, तो जनरली क्या है, दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में,
एक ए होगी एक बी होगी। इनका होता है कि ये भाई कुछ बोलेंगे कि भाई देखो मैं तुम्हें ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, बदले में ये कहें कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रपोजल होता है, एक तरफ से एक्सेप्टेंस होता है उसका कि ठीक है मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेम शादी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्लाम में कुछ इन्होंने इस तरह समझाया, कहा कि देखो यहाँ भी दो पार्टीज होती हैं और एक पार्टी ऑफर करती है इनको निकाह के लिए और दूसरी पार्टी इस निकाह की शर्तों को एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है आपकी जितनी भी शर्तें हैं कि इतने रुपए मेहर दे के आप जो है शादी करने को रेडी हैं, तो ये दूसरी पार्टी जो होती है विमेन वो इसको एक्सेप्ट करती है यहाँ से। तो ये पहला तो होगा कि एक तरफ से ऑफर आता है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आता है। फिर उसके बाद दोनों में होता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है सब चीज़ें कि फ्री कंसेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए ये कह रहे हैं अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस में जस्टिस महमूद कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, निकाह क्या है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अब सिविल कॉन्ट्रैक्ट बता दे कि साथ साथ कह रहे हैं कि इसका पर्पस ये जो है इसी में इसका पर्पस ही बता रहे हैं। कह रहे हैं पर्पस क्या है इसका, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ये है कि शादी में ये क्या लीगलाइज, कुछ बातें लीगलाइज कराना चाहते हैं, एक लीगल स्टेटस लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। किसको देना चाह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच एक लीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सके। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को ये परमिशन दे रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, लीगली अलाउ कर रहे हैं। प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, बच्चों को पैदा करके उनका नरिशमेंट, उनको आगे जीवन देना एक बढ़िया बेहतर, तो ये भी अलाउ कर रहे हैं। और समाज में सोशल लाइफ उनकी जो है जो उसको एक सही स्टेटस दे के, मतलब इनका जो हस्बैंड और वाइफ जो रह रहे हैं उनको एक सोशल स्टेटस और समाज के लिए जो भी अपना कार्य कर सकते हैं वो उसमें इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर क्या ये इसका पर्पस होने वाला है शादी का। ये जस्टिस मोहम्मद जो है इस केस में अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस में इसको इंटरप्रेट करते हुए समझा रहा है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पे देखिए वही इन्होंने समझाया कि इंटरकोर्स, प्रोक्रिएशन चाइल्ड और सोशल लाइफ को थोड़ा सा बढ़ावा देना। अब ये जो एक तैयब जी इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट मतलब टूटने वाला नहीं है ये कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं और इसमें साथ में ये पर्पस ही बता दे रहे हैं इसमें कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स की परमिशन मिलती है और आप इसमें बच्चे भी पैदा कर सकते हो। तो ये इसका मेन जो है इसको डिफाइन कर रहे हैं शादी को, निकाह को, और इसका पर्पस भी साथ साथ बता दे रहे हैं। तो अब चलते हैं जरा आगे इसके जरा ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि भाई ये इस निकाह का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस हुआ इसका, क्या पर्पस है इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में 1 2 3 4 5 पॉइंट होने वाले हैं, जरा देखते हैं लाइन से। सबसे पहला पॉइंट बोला है रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल पैशन, मतलब भाई कुल मिला के जो आपका सेक्सुअल नीड थी, जो आप मनमाने रूप से किसी भी ढेर सारी लेडीज़ के साथ, वुमेन्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते थे, उस पर रोक लगाने की बात कर रहा है, अपने आप पर संयम बनाने की बात कर रहा है। सेक्सुअल पैशन को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा ये शादी। तो शादी होगी तो आप अपने ही बस पार्टनर के साथ आप जो लिमिटेड रहोगे। दूसरी चीज़ इससे होगा क्या कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपका एक घरेलू जीवन जो है उसको व्यवस्थित करने में ये आसानी मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी। तो दूसरे पॉइंट ये होगा कि भाई हाँ, अगर आप एक के साथ जुड़े हो अपने सेक्सुअल पैशन को थोड़ा सा कम करोगे, इसको रोका जाएगा शादी के माध्यम से। इससे क्या होगा कि आपका एक अपना घरेलू जीवन एक व्यवस्थित रूप ले पाएगा। दूसरी चीज़ इसके बाद क्या आ रहा है, कह रहा है फैमिली इंक्रीज, आप अपने फैमिली को बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है, फैमिली बढ़ाने का मतलब बच्चे अपने जो है आगे पैदा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अब जैसे बच्चे आएंगे तो वाइफ और चाइल्ड आपकी जिम्मेदारी, उनकी केयर करना, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके हाथ में, उनकी देखभाल करने को लेके आपके अंदर थोड़ा सा अनुशासन आएगा, क्योंकि आपको लगे कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बच्चा है। क्योंकि आप जब तक एक लीगल दायरे में बंधोगे नहीं, आपके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, चाहे वो धार्मिक रूप से लीगल रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे अलग से कानून बना के रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, जब तक नहीं तब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक तो आप एकदम जानवर की तरह आप दौड़ते रहोगे इधर उधर। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जरूरी था जो इस्लाम आने के बाद लगा लोगों पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझोगे यहाँ पे वाइफ और चाइल्ड की। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपके बच्चे रहेंगे तो उनके पालन पोषण की ओर भी आपका ध्यान जाएगा, उनका पालन पोषण करना ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके मैरिज की, आपके निकाह का एक ऑब्जेक्ट है, ये पर्पस है इसका कि आपको ये सारे कार्य करने हैं। बढ़ते जरा इसके आगे। अब बात हो रही है नेचर की। देखिए अब्दुल कादिर का केस है, जस्टिस महमूद वो बता रहे हैं कि क्या कि ये क्या है भाई, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको मेनली जो है 2-3 तरीके से ही देखा जा रहा है, एक सिविल, एक कह रहे सेक्रामेंट कि रिलीजियस है ये, कोई कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी तरह। तो इसी पे लड़ाई है। अब यहाँ पे देखिए नेचर में सबसे पहला क्या, अब्दुल कादिर का केस आ गया। अब्दुल कादिर के केस में बोल दिया कि भाई सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा क्या है, अब ये अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है प्योरली, ये सेक्रामेंट भी है, रिलीजियस सेक्रामेंट भी है। तो ये दो बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो इसके पहले जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है उसको समझते हैं, क्यों इसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। देखो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, इसको जरा समझते हैं हम लोग कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें चाहिए मिनिमम 2 पार्टीज़, हमें रिक्वायर है कम से कम 2 पार्टीज़ तो हमें चाहिए। अब यहाँ पे भी 2 पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी जो प्रपोजल देती है, इस प्रपोजल को कहते हैं इज़ब। तो इज़ब मतलब इधर से जा रहा है ऑफर,
कि हाँ भाई ये फला व्यक्ति है, ये ऑफर दे रहा है शादी के लिए किसी विमेन को कि हाँ मैं इतने रुपए महर और ये शर्तों के साथ मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। तो ये क्या है? ऑफर है। तो इसी कह रहे हैं इज़ब, ये प्रपोजल अभी दिया, ऑफर। अब दूसरी पार्टी जो विमेन होगी वो इसको एक्सेप्ट करेगी। तो एक पार्टी प्रपोजल देती है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है, और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो दूसरी पार्टी होगी उसको एक्सेप्ट करेगी, उसी एक्सेप्ट को कहते हैं कबूल। तो उधर से आपने कई बार मूवीज में सुना होगा कि जब निकाह होता है तो विमेन की तरफ से पार्टीज कहती हैं कि कबूल है कबूल है कबूल है। तो ये सेम वही एक्सेप्टेंस को यहाँ पे कबूल कहा जा रहा है। तो जब प्रपोजल एक होगा, एक ऑफर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है मतलब कबूल करती है, तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो जाती है। यहीं से मान चलते कॉन्ट्रैक्ट एक तैयार हो गया लगभग। तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस का सीन जो एक कॉन्ट्रैक्ट में दिखता है वो यही हमें इस्लाम के निकाह वाले कॉन्सेप्ट में दिख रहा है। उसके बाद जो बोला जा रहा है कि ये जो अपनी कंसेंट देंगे कबूल वाली, जो पार्टीज एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, जो कबूल कर रहे हैं, तो ये कंसेंट जो ली जाएगी, इनकी जो इजाज़त ली जाएगी, इनसे जो हाँ जो बुलवाया जा रहा है, ये कभी भी गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब फ्री कंसेंट होना चाहिए, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों जो अपने शर्तों को रख रहे हैं और जो दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है इनकी शर्तों को, तो वो हमेशा जो है फ्रीली एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि डरा धमका के आपने गलत तरीके से अंडू इन्फ्लुएंस का यूज करके उनसे जो है फ्री कंसेंट नहीं ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिना किसी के जोर में, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के जबरदस्ती, बिना किसी के बहकावे में आए। तो ये सब तरीकों का इस्तेमाल करके तब आपको जो है फ्री कंसेंट यहाँ भी देनी है, सेम उसी तरह जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई अगर कोई छोटा बच्चा, मान लो जैसे माइनर की शादी हो रही है इस्लाम में, अब माइनर की तरफ से कंसेंट, माइनर तो कंसेंट दे नहीं सकता, तो माइनर जो बच्चा है वो कंसेंट नहीं दे सकता, तो उसके बिहाफ पे गार्जियन देते हैं कंसेंट, ठीक है। अब यही चीज यहां भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो बच्चे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को कौन साइन करता है, कौन हाँ बोलता है, वो से गार्जियन होते हैं। सेम यही देखिए कॉन्ट्रैक्ट का भी चल रहा है। अब यहां भी देखिए दोनों कंडीशन होती है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को या तो माने या तो उसको सेटिसाइड कर दे, तो अब उसके ऊपर ऑप्शन होता है। सेम इसी तरह मुस्लिम मैरिज में भी, निकाह में भी, अगर बच्चे की शादी हो गई है, वो अगर माइनर था, तो मेजर होने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो शादी को एक्सेप्ट कर ले या तो उसको रिजेक्ट कर दे। तो सेम वही चीज चला जैसे कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। उसके बाद यहां पे आपने देखा होगा कि भाई शादी की जो शर्तें होती है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर दोनों पार्टीज आगे चल के अगर कोई शर्तों में बदलाव करना चाहते हैं, दोनों अपने आपस से बात करके शर्तों में बदलाव कर सकते हैं और वो चीज माना जाएगा, अगर दोनों वो शर्तें बस जो है रीजनेबल होनी चाहिए। इसी तरह बोला जा रहा है कि इस्लाम में भी यही है कि हस्बैंड और वाइफ चाहें तो आगे चल के अपनी मैरिज को लेकर शर्तें जो है आपस में कुछ ना कुछ रख सकते हैं, शर्तों में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसी शर्तें उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बस शर्त क्या है इसके पीछे कि वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब इस्लाम के विरुद्ध जाके आप कोई भी ऐसी शर्त मत रख लीजिएगा शादी की जिससे आगे चल के ऐसा लगे कि आप इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस्लामिक कंडीशन के अगेंस्ट बिना जाए आपको जो है शर्तें रख सकते हैं आप। तो ये चीज़ तो भाई बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में होता है, तो यहाँ भी आपको अलाउ किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि भाई देखो, अब ये जो शर्तें रख के भी एक बदलाव होता है। एक होता है कि मान लो कि अब शर्तों से काम नहीं चल रहा, हो सकता है कि हमें कुछ कानूनी कार्यवाही जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ भी तो होता है वो चीज़ कि शादी में अगर जरूरत पड़ी किसी चीज़ को लागू करवाने की, किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से आगे चलाने की, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है कुछ चीज़ बदलाव करने की जरूरत है, तो उसमें हम लॉ का सहारा लें। तो लॉ का सहारा लेके भी यहाँ भी अलाउ है और एक कॉन्ट्रैक्ट में भी अलाउ होता है कि हाँ भाई ठीक है, इनको लग रहा है कि इन्होंने मेरे साथ इतने रुपये महर की बात की थी, इन्होंने मुझको पैसा नहीं दिया, अब या तो दे रहे हैं तो इनको कुछ शर्तें गड़बड़ लग रही हैं, तो ऐसा करके अब फाइनली हम लीगल लिमिट, लीगल दायरा के तहत रहते हुए भी हम जो है मैरिज में चेंजेस कर सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये सब, इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, इनको आप अगर समझिए तो मेनली इसीलिए जो जस्टिस महमूद हैं वो इस केस में कह रहे हैं कि भाई ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है पूरा, जो मुस्लिम मैरिज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है, और इसी विचार को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया भी है। इसी चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली कि मुस्लिम निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो बढ़ते हैं जरा आगे, अब जरा दूसरे वाले पॉइंट को जरा समझते हैं। दूसरे वाले पॉइंट में क्या बोला गया था कि भाई ये तो सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इसके ऊपर की चीज़ें, इसमें रिलीजियस सेक्रामेंट भी इन्वॉल्व है। तो ये रिलीजियस सेक्रामेंट, ये अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा के केस में बोला जा रहा है। अब जरा इसको समझिए, ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। देखिए, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ना हो के सेक्रामेंट है, इस बात को इस केस में माना जा रहा है। अब ये कैसे माना जा रहा है, देखो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, पैगंबर मोहम्मद इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आपको शादी करनी चाहिए क्योंकि मैरिज इज़ माई सुन्ना, और वो कह रहे हैं कि जो भी यूथ है उसकी जिम्मेदारी है वो शादी में आए। तो जब शादी में आने का जो प्रमोशन है वो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हो रहा है जो इस धर्म की नींव रखा है,
जिससे शुरुआत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो मायने कहाँ से आ रहे हैं उनके पास, वो रिलीजियस मायने हैं जो उनको ऊपर ईश्वर से बताया जा रहा है, तो वो ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करके वो ये सब चीज़ में उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये ईश्वरीय चीज़ है, एक दैवीय चीज़ है, तो कहीं ना कहीं इसलिए उनकी तरफ से ये एक ऑर्डर के फॉर्म में आ रहा है, एक सुन्ना के फॉर्म में उनके ट्रेडिशन में यूज़ हो रहा है। तो ट्रेडिशन में यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पार्ट ऑफ रिलीजन हो जाता है, और पार्ट ऑफ रिलीजन होने के कारण हम मान के चलते क्योंकि भाई पैगंबर मोहम्मद ने कहा है और इसलिए उनकी बात है, तो हम मान चलेंगे ये हमारा धार्मिक हिस्सा है। सेकेंडरी चीज़ अलग, कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में आई चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, मगर क्योंकि हमारे ईश्वर ने कहा है इसलिए हम इसको मान के चलें। पहली चीज़ तो ये यहीं से कहा जा रहा है। अब इस केस में जो सीजे मतलब चीफ जस्टिस जो रहे वो सर शाह सुलेमान, वो इस व्यू को, उनके पास जो एक आइडिया आ रहा है, उनके जो विचार में चीज आ रही है कि भाई ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सैक्रामेंट का मिक्सचर भी है, तो ये बात वो किसी से प्रभावित होकर कह रहे हैं। और वो डीजे थे रायबरेली के, डीजे का मतलब बजाने वाले डीजे ने डिस्ट्रिक्ट जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज रायबरेली थे मौलवी सैमुल्लाह। तो ये जो व्यक्ति हैं समीउल्लाह, इनके द्वारा व्यूज़ दिया गया, इनकी बातों को पढ़ने के बाद इनको लगा कि नहीं भाई ये जो डीजे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये बड़ी सही बात बोले हैं, तो उनके व्यूज़ को वो उठा रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो मुस्लिम का जो निकाह है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक सैक्रामेंट है। इसके पीछे कहानी और क्या हो सकती है, इसके पीछे कहानी को समझाने के लिए मोहम्मद अली साहब है, वो भी समझा रहे हैं इसको। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो मैरिज है ये एक पवित्र चीज़ है। भाई देखो, ये एक पवित्र धागा है, मैरिज को बहुत पवित्र मान रहे हैं, बहुत सैक्रेड चीज मान रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो इसमें क्यों सैक्रेड है, क्यों इसमें धर्म का इन्वॉल्व, कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि इन्होंने हाँ बोला, इन्होंने ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस हुआ बस इसलिए क्योंकि पवित्र है। कह रहे नहीं, इसमें पवित्र चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। पहली चीज मैरिज को पवित्र मान रहे हैं और इसको जो पूरा करने के लिए चीजें हो रही हैं उसमें भी जो यूज किया जा रहा है वो पवित्र चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए काम पूरा हो रहा है। कह रहे पवित्र चीजें क्या, कह रहा है कि खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ धार्मिक से हिंदुओं में होता है तो कुछ मंत्र उच्चारण होता है, तो इसी तरह यहाँ भी शर्तें बताने के साथ साथ कुछ कुरान के वर्सेज होंगे, कुछ उनकी बातें होंगी, उनको सिखाई पढ़ाई बताई जाती है, मतलब कहने का मतलब कुछ धर्म उपदेश दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार और शादी की पवित्रता का प्रचार करने में बड़ी हेल्प मिलती है कि हाँ भाई देखो शादी एक बड़ी जो है ना पवित्र चीज़ है, उसका उल्लंघन मत करना, उसको गलत तरीके से उसे मत आना, उसके आने के बाद उसका शादी का मिसयूज़ मत करना। तो ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम में ये चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जो मोहम्मद अली साहब जो इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ शादी इस कारण से हम मान रहे हैं कि बड़ी रिलीजियस चीज़ है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सैक्रामेंट भी है। तो ये बात होप सो आप लोग को समझ में आए कि नेचर क्या है इसका। कुछ लोग कह रहे हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों का मिक्सचर है, कॉन्ट्रैक्ट भी और रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर है, मगर जो ज़्यादा आज के टाइम लीगल इंडिया में लीगल व्यूज़ में लीगल सेंस में जिसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, प्रेफरेंस मिली है, वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब बढ़ते हैं जरा इसके आगे और देखते हैं आगे की चीज़ों को, जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसेंशियल्स। इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। पहली चीज़ कि भाई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगा, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ का रोल होना चाहिए, इसमें पार्टीज हमेशा कॉम्पिटेंट हो, और कुछ लीगल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी जरा देखेंगे कि लीगल डिसेबिलिटीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। अब इसको जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, इसको पूरा जो है अरबिक वर्ड में कहते हैं इज़ब ओ कबूल। मतलब इज़ब का मतलब होता है प्रपोजल और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे ऑफर, एक तरफ से ऑफर दिया जाएगा एक पार्टी द्वारा, उसको प्रपोजल भी करें, ऑफर को प्रपोजल कहते हैं, इसी कहते हैं इज़ब। और एक्सेप्टेंस इसको कहते हैं कबूल, कि कबूल करना, दूसरी पार्टी का काम है कबूल करना। अब याद रखिएगा ये सेम जैसे हमारे यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेम, इसी तरह यहाँ भी हो रही कि रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। क्या ये दोनों बातें इज़ब और कबूल जो है रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये बात किस केस में कही जा रही है, कह रहा है ज़ैनब वर्सेस अब्दुल रहमान के केस में ये बात कही जा रही है। दूसरी चीज़, आपके वर्ड्स बहुत ही क्लियर कट होने चाहिए। जैसे ही आप शब्द जो यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने मान लो रिटर्न फॉर्म में किया, तो आपके शब्द इतने क्लियर होने चाहिए। अगर आप ओरल बोल रहे तो क्लियर हो ही जाएगा, समझ में आ जाएगा, मगर आप जो लिख के कर रहे हो तो लिख के करने में इतनी क्लैरिटी हो कि ये चीज़ डायरेक्ट इंटेंशन समझ में आए कि आपका इशारा सिर्फ शादी करने का है, उसमें आप बीच में पहेलियां नहीं बुझा रहे हो, उसमें आप कोई इंटेंशन बदलता नहीं दिखा रहे हो कि फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हो कि अच्छा इसमें से कोई इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा, लग रहा है कि फ्यूचर में तुम उनसे पूछ रहे हो क्या आपकी नीयत है शादी करने की, क्या चाहते हैं आप। ऐसा नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है कि मैं इतने इतने रकम के साथ आपसे शादी करना चाहता हूं, फला फला जो भी कंडीशन उसमें आप मेंशन करिए, मगर डायरेक्ट आपको ये चीज कहना है कि मैं शादी करने के लिए रेडी हूं, मैं शादी करने चाहता हूं, आप इसको कबूल करते के लिए ऐसे आपको जो है चीजें करनी। दूसरी चीज, ये जो डॉक्यूमेंट बनता है, जो अगर रिटर्न फॉर्म में हो रहा है तो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, तो कह रहा है कि रिटर्न है तो जो डॉक्यूमेंट है उसे कहते हैं काबिन नामा, उसे कहते हैं काबिन नामा।
इस डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम शादी होगी रिटर्न फॉर्म में, उसे कह रहे हैं काबिलनामा। अब ये काबिलनामा का यूज क्या है, कह रहा है भाई देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कभी भी दिक्कत हुई, कोई मुकरा पार्टी अपनी ड्यूटीज और राइट से किसी की, कोई भी अगर किसी के राइट को इन्फ्रिंज करता है या अपनी ड्यूटी से वो पीछे हटता है, तो ये काबिलनामा उसको उसकी ड्यूटी पूरी करवाने में हेल्प करेगा। और कौन करेगा, ये हमारी कोर्ट करवाएगी। कोर्ट के पास जाएंगे तो जो भी उनकी चीजें हैं, जो भी राइट किसी का इन्फ्रिंज हुआ है, तो उसको पूरा करवाने में कोर्ट मदद करेगी, मगर उसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई है। तो ये काबिलनामा इसमें हेल्प करेगा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ट एविडेंस होता है, या याद रखिएगा। तो वापस जरा क्या चीज कि भाई क्लियर होने चाहिए शब्द, और इंटेंशन क्लियर शो हो कि आप कंजुगल रिलेशन में आना चाहते हो उनके साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ। कोई भी एम्बिग्विटी ना दिखे, ठीक है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना दिखे कि जिससे आप जो है इंटेंशन के बारे में पूछना चाह रहे हो कि अच्छा क्या इंटेंशन है आपका। कोई क्वेश्चन इंटेंशन को लेके ना हो, डायरेक्ट आप शादी कर रहे हैं वो चर्चा हो उसमें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो उसमें जिसमें आप ये शो कर रहे हो कि ठीक है मैं आपसे फ्यूचर में शादी करूंगा, उससे ये शो ऐसा प्रतीत हो उस क्वेश्चन से। तो ये सब बातें आपको नहीं करनी, बड़ी ही सीधी सपाट बात करनी है जिससे आपका डायरेक्ट इंटेंशन सो हो कि भाई आप कंजुगल रिलेशनशिप में उनके साथ आना चाहते हो, मतलब एक शादी वाले रिलेशनशिप में आना चाहते हो। अब जैसे ये सब उसमें शर्तें नहीं काम करेंगी। जैसे भाई एक व्यक्ति है ए कहता है कि बी से कहता है कि भाई मैं तुमसे जो है नेक्स्ट ईयर शादी कर लूंगा। अब नेक्स्ट ईयर बीत गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बी इसको शादी मान ले, नहीं, ये शादी नहीं है। शादी के लिए कुछ अपनी अपनी शर्तें, ऑफर होना चाहिए और सेम ट्रांजैक्शन में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो होगी तभी जो है एक वैलिड जो है शादी मानी जाएगी। दूसरी चीज, अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जरा देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रेजेंस ऑफ पार्टीज और मैरिज वन मीटिंग। तो ये सब भी जरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई पार्टीज का प्रेजेंस होना जरूरी है, या पार्टीज खुद वहाँ पे प्रेजेंट हो जहाँ शादी उनकी हो रही, या तो उनके एजेंट हो साथ में, वो नहीं तो उनके बिहाफ पे उनके एजेंट हो। अब ये चीज़ यहाँ बड़ी जरूरी हो जाती है कि भाई पार्टीज और उनके एजेंट। या तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे प्रायोरिटी जो दी जा रही है पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है कि वो शब्द सुने, उनके द्वारा सुना गया शब्द ही ये तय कर पाए कि हाँ भाई शादी सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे काजी का भी रोल होता है। काजी को अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो यहाँ पे वो क्वेश्चन फिर से कर सकते हैं, जो शादी करवा रहे हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं पार्टी से, क्या भाई क्या दिक्कत हो, ऐसा वो पूछ सकते हैं अगर उनको कहीं भी शक होता दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रेजेंस ऑफ पार्टीज जरूरी है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है मैरिज जो है ना एक मीटिंग में होनी चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन में स्टार्ट हुआ है वहीं खत्म हो जाए, वहीं क्लियर हो जाए। जैसे इन्होंने पूछा कि इन्होंने ऑफर दिया कि हाँ भाई मैं आपसे निकाह फला फला ऐसे करना चाहता हूँ फला फला कंडीशन पे, तो इनका जो है एक्सेप्टेंस भी इसी ट्रांजैक्शन में आ जाना चाहिए। ये नहीं कि आज इन्होंने ऑफर दिया और ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता दिन बाद जो है सोच के बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा या बताऊंगी, जो भी इनका सीन है। तो ऐसे नहीं, ये सेम ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जिस ट्रांजैक्शन में पूछा जा रहा है यही सिंगल मीटिंग में इसको पूरा करिए, इस ट्रांजैक्शन को आप यहीं पे पूरा करिए, कंप्लीट करिए। तो ये सारी चीजें यहीं पे होनी चाहिए। इसीलिए बोला गया मैरिज एक मीटिंग में होगी। अगर नहीं एक मीटिंग में हुई तो ये सारा कार्यक्रम आपको फिर से चलाना पड़ेगा, फिर से ऑफर आएगा, फिर सारी चीजें होंगी। तो ये चीज जानते रहिएगा। यहाँ पे अब बात हो रही है विटनेस की। यहाँ पे कुछ विटनेस भी होने चाहिए। ये विटनेस कौन, जो शादी के गवाह के रूप में खड़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए सिया और सुन्नी दोनों के केस में अलग अलग कंडीशंस हैं। तो सिया के केस में जान के चलिए यहाँ पे शादी करते टाइम कोई भी यहाँ पे बाध्यता नहीं रखी गई है, कोई भी विटनेस को रिक्वायर नहीं किया गया। आप लाइए चाहे ना लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 0 विटनेस भी है तो भी आपकी शादी हो जाएगी। मगर याद रखिएगा जब शादी का डिसोल्यूशन होगा वहां पे जो है वहां पे आपको जो है विटनेसेस लाने पड़ेंगे। जैसे मतलब तलाक वलाक की बात आएगी तो वहां पे आपको विटनेस रखने पड़ेंगे। अब आते जरा सुन्नी पे। सुन्नी पे शादी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, देखिए भाई यहाँ पे इनको सीधा बोला जा रहा है 2 मेल्स की जरूरत है विटनेस के रूप में। 2 मेल्स होने चाहिए। कह रहा है अगर 2 मेल्स नहीं है तो कह रहा है 1 मेल रख लीजिएगा प्लस 2 फीमेल रख लीजिएगा तब, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो यहां पे इतनी चीज समझिएगा। मतलब या तो आपके पास 2 मेल हो, सुन्नी के केस में सुन्नी की अगर शादी हो रही है तो 2 मेल या 1 मेल प्लस 2 फीमेल हो। ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप पूरी कर दीजिएगा तो हम मान लें कि भाई विटनेसेस अपनी जगह पूरे हैं। तो इस चीज में विटनेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या ये मान के चलिए कि अगर विटनेस नहीं है, विटनेस के एब्सेंस में क्या ये शादी गड़बड़ हो जाएगी? तो एक चीज ये जान के चलिएगा यहां पे विटनेस के एब्सेंस में शादी वॉइड नहीं मानी जा रही है। यहां पे वॉइड नहीं मानी जा रही है। तो ये चीज जरा अपने दिमाग में बनाई रहिएगा। दूसरी चीज कि ये सिर्फ 2 मेल हों इससे काम हो जाएगा, 1 मेल प्लस 2 फीमेल हों इससे काम हो जाएगा? नहीं, साथ में भाई ये लोग समझदार भी हों, ये एडल्ट हों, इनके पास दिमाग हो, ऐसा ना हो कि पागल आगल किसी को पकड़ ले आए हो। और तीसरी चीज़ ये मुस्लिम भी हो साथ में, ये नहीं किसी अदर पर्सन को, इनका मुस्लिम होना भी जरूरी है और साउंड माइंड का भी होना जरूरी है और एडल्ट होना भी जरूरी है। तो ये सारी कंडीशन विटनेस के साथ भी होनी पड़ेगी।
अब फ्री कंसेंट भी होना जरूरी है। फ्री कंसेंट का सीधा सा मतलब है कि भाई आप किसी प्रकार के दबाव में, किसी प्रकार के भय में, डर में, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, फियर, कोवर्जन, ये सब के तहत रहते हुए कोई भी शादी की कंसेंट नहीं देगा। अगर कोई भी कंसेंट किसी दबाव में दी जा रही है, उस कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे, तो यहां पे शादी वॉइड भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए फ्री कंसेंट बहुत ही इसेंशियल पोर्शन है इस्लाम में निकाह का। जब तक ये नहीं होगा, इस्लाम में परमिशन नहीं दी जा रही है शादी को पूरा करने की। वो स्ट्रिक्टली रिजिडली बोल रहा है कि भाई आपको फ्री कंसेंट ही चाहिए। और फ्री कंसेंट को लेके वो इतना ज़्यादा मतलब प्रमोट करना चाह रहा है, फ्री कंसेंट को इतना ज़्यादा मतलब उसके प्रति ख्याल उसके अच्छे हैं कि वो कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है, जैसे माइनर की भी शादी होती है, तो कह रहा है माइनर की अगर शादी हो रही है उसके ब्याह पे कौन देगा? गार्जियन देंगे कंसेंट। कह रहा है कि गार्जियन तो दे दिया आज कंसेंट, मगर कल को बच्चा अगर मेजर हो गया तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी पेरेंट्स के द्वारा दी गई कंसेंट को या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर दे। मतलब शादी वो अगर अब मेजर हो गया, बड़ा हो गया, वो चाहे तो उसको किनारे कर दे शादी को कि भाई अब मुझे इसको नहीं मानना इस शादी को, क्योंकि मैं बच्चा था जब मेरे ब्याह पे मेरे पेरेंट्स ने जो है कंसेंट दी थी, तो इसलिए मैं तो नहीं मानता अब इस शादी को। या वो चाहे तो इस शादी को इसी तरह कंटिन्यू भी कर सकता है। तो इतना ज़्यादा मतलब कि ये कॉन्शियस है इस शादी के मतलब फ्री कंसेंट को लेके। तो इतनी बात हो गई फ्री कंसेंट। अब इसमें फ्री कंसेंट को लेके कुछ केस लॉज भी हैं, तो जरा इसको भी जरा समझते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं दोनों केस लॉज। इसमें पहला केस है क्या? सैयद मोहिउद्दीन वर्सेस खातिजा बाई का, और दूसरा केस है शेख अब्दुल्ला वर्सेस डॉक्टर हुसैनारा परवीन का। तो ये दोनों केस को जरा समझते हैं कि भाई ये दोनों केस अपने आप में कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है जो पहला वाला केस है, इसमें इस केस में खातिजा बाई वाले केस में सीधा सा बोल रहा है कि गर्ल अगर कोई गर्ल है वो प्यूबर्टी की एज पार कर चुकी है, मतलब मेजर है, बड़ी है, और उस तब भी उसके फादर अगर उसके बिहाफ पे कंसेंट दे रहे हैं। कौन कंसेंट दे रहा है? फादर। लड़की से कंसेंट नहीं ली जा रही कि हो सकता है भाई जिद हो फैमिली वालों की भी कि नहीं उसकी मर्जी से नहीं हम बोलेंगे। वो अगर मान लो किसी कारणवश लड़की शादी नहीं करना चाह रही है तो कंसेंट क्यों देगी? तो कंसेंट नहीं देगी तो उसके ब्याह पे होता है, कभी कभी देखा होगा कि अपने फादर भी आ गया तो नहीं शादी होगी, तो शादी होगी तो उसके ब्याह पे कौन? अगर फादर कंसेंट दे रहे हैं उस लड़की के ब्याह पे, तो इस केस में ऐसी कंसेंट को देने के बाद मैरिज को वॉइड मान लिया गया। मैरिज कोई हुई ही नहीं ऐसा मान लिया गया, शून्य हुई शादी। तो याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे पहले वाला केस जो खाजा बाई का है, मोहिउद्दीन का सैयद, इसमें बोला गया कि लड़की बड़ी है, मेजर है, उसके बाद भी अगर फादर कंसेंट दे रहे हैं तो ऐसी शादी वॉइड है। याद रखिएगा इस केस को। उसके बाद बोला है दूसरा वाला केस जो है शेख अब्दुल्ला वाला, यहाँ पे बोल रहा है कि सेम वही बात बोला है लगभग, मगर घुमा के थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, बात सारी एक है। तो इसमें बोल रहा है कि भाई लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है, मतलब पूरी मेजर हो चुकी है, साउंड माइंड की भी है, ऐसा नहीं कि पागल टाइप की है, नहीं एकदम सही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि वैलिड कंसेंट भी देने में सक्षम है, वो एकदम फ्री माइंड की है, बढ़िया दिमाग की है, फ्री कंसेंट भी देने योग्य है। तो कहा जा रहा है तो उसी लड़की से आप कंसेंट लीजिए। क्यों? क्योंकि जो फ्री कंसेंट है हमें ये पता चलने की लड़की जो है फ्री कंसेंट दे रही है, और फ्री कंसेंट वैलिड मैरिज के लिए इस्लाम में एकदम इसेंशियल है, बिना इसके शादी वैलिड होगी ही नहीं। तो यहाँ पे इस केस में इस बात को जोर देते हुए समझाया गया कि एकदम आवश्यक है फ्री कंसेंट, बिना फ्री कंसेंट ये काम होगा ही नहीं, शादी वादी आप भूल जाइए। अब कह रहा है कि मैरिज अगर कंपल्शन, मैरिज में कोई कंपल्शन दबाव वबाव बना के अगर शादी कर दी जाए तो क्या होगा? मान लो हो ही गई शादी, थोड़ा सा दबाव बना के कंपल्शन डाल के कि नहीं बेटा करो, जबरदस्ती थोड़ा सा करके कर देगा। तो इसके विषय में एक हनफी स्कूल है, तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे कंडीशन में हम शादी को वैलिड मानेंगे। और जितने भी बचे हुए अदर स्कूल हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम इसको नहीं, बस हनफी स्कूल कह रहा है कि हम ऐसे कंडीशन में भी शादी हम वैलिड मानेंगे। तो हनफी के जो सपोर्टर है, हनफी को जो मानने वाला इस्लाम वाला वर्ग है, तो वो इसको वैलिड मानता है अपने रूल रेगुलेशन में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कॉम्पिटेंट पार्टीज का जरा रोल समझते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे कॉम्पिटेंट पार्टीज का सीधा सा मतलब ये है कि पार्टीज जो है सक्षम होनी चाहिए, पार्टीज के पास कैपेसिटी है, वो कॉम्पिटेंट है कि वो अपने दम पे शादी में आ सकते हैं। सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है। अब ये शादी कॉम्पिटेंट पार्टीज कैसे तय होती है कि भाई उनकी एज सही है, उनका दिमाग सही है, उनकी बुद्धि सही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग सही, इस माहौल को पूरा समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो है डिपेंड करती है किस पे? यही सारी चीज़ पे डिपेंड होता है इनकी कॉम्पिटेंसी पार्टीज की। तो इसको जरा समझते हैं कॉम्पिटेंसी है क्या। सबसे पहला क्या? एज और प्यूबर्टी की बात हो रही है कि ये एज और प्यूबर्टी क्या सेंस है भैया। अब यहाँ पे एज का मतलब है प्यूबर्टी, और ये प्यूबर्टी क्या सेंस है समझिएगा। प्यूबर्टी का देखिए मतलब सीधा सा होता है कि अब आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए रेडी हो, आपकी एज है, आप उस एज को अटेन कर चुके हो, और आप सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, यहाँ पे आप बच्चों को भी पैदा करने योग्य हो चुके हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब सीधा सा ही कि आप एज ऑफ मेजॉरिटी में आ गए। तो जिस टाइम से आप इस स्थिति में आ जाते कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इनकी जैसी स्थिति में आ जाते, इस एज में आ जाते, तो हम मान चलते कि आप जो है इस्लाम में एक मेजर एज
प्राप्त कर चुके हो, मतलब मेजॉरिटी आ गई हो, आपकी एज ऑफ मेजॉरिटी आपने अटेन कर ली है, अब आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पे एज क्या मानी गई, देखिए प्रिजम्पशन तो चलता है 15 साल का, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 15 साल ही मान के चल रहा है, 15 से ऊपर नहीं। अगर इस्लाम में, मुस्लिम में अगर कोई भी जो है लड़की चाहे लड़का 15 साल अटेन कर ले रहा है एज, तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि उसकी एज पूरी हो गई, उसने एज ऑफ प्यूबर्टी को पा लिया है, अब वो शादी कर सकता है और अब वो अपने बच्चों को पैदा करने योग्य हो गया, हम ये मान के चलते हैं। मगर याद रखिएगा इसमें बहुत सारे अपने अलग अलग विचार हैं इस्लाम में, तो अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है, तो इसको अलग अलग तरीके से लोग मानते भी। जैसे हिदाया में बताया गया कि ये बॉयज़ के लिए 12 वर्ष है और गर्ल्स के लिए 9 वर्ष है, क्या एज ऑफ प्यूबर्टी। अब उधर ही हनफी है, हनफी ग्रुप बोल रहा है कि यहाँ पे जो लड़के और लड़कियां दोनों की एज 15 मान के चल रहा है। अब बात आ रही है शिया की, तो शिया कह रहा है हम एज से मानेंगे नहीं, हम मान के चलेंगे मेंस्ट्रुएशन से, कि ये क्या ये कह रहा है मेंस्ट्रुएशन कब से आज स्टार्ट हो रहा है, मतलब लड़की के पीरियड्स कब से आ रहा है, तो वहां से हम मान के चलेंगे। हो सकता है भाई 15 से पहले आ जाए, 12 की एज में आ जाए, तो वहां जैसे ये स्टार्ट होगा मान के चलेंगे लड़की जो है एज ऑफ प्यूबर्टी में आ गई है, अब वो शादी करने योग्य है। और इसी के बेसिस पे ये जो नीचे वाला केस है नवाब सादिक अली खान वर्सेस जय किशोरी का, यहाँ पे एज कितनी बता दी गई, 9 ईयर्स। तो एज ऑफ मेजॉरिटी अलग अलग जगह अलग अलग है, मगर याद रखिएगा ये जो मेन जो जनरली जो मान के चला जा रहा है इस्लाम में, वो 15 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है यही मान के चला जा रहा है, और इसी को मेजर रूप से फॉलो भी किया जा रहा है लॉ में, इंडिया में लीगल सिस्टम में इसको फॉलो किया जा रहा है। 15 साल ही मान के चल रहे हैं, 15 से पहले हम माइनर मान के चल रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और इसी को मान के चलिए, और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बल्कि आप यहाँ पे इसको किसी भी लॉ के ऊपर भी डालते हैं, बहुत सारी लॉज हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, वहाँ पे जो है लड़के की उम्र 21 साल बताई गई, लड़की की जो है 18 बताई गई, तो ये सब बातें यहाँ पे लागू नहीं, क्योंकि ये जो इस्लाम है, मुस्लिम है, ये अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, तो इसलिए कॉम्पिटेंसी कहाँ से जज होगी, कहाँ से तय की जाएगी, ये उनके अपने पर्सनल लॉ से बताई जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए अब यहाँ पे कि अब जो मैरिज की एज है, अगर माइनर की तय हो रही है बाय द गार्जियंस, क्योंकि देखिए जब बच्चे की शादी होगी, जब माइनर्स की शादी होगी, ये माइनर्स कौन है, कह रहा माइनर्स वही है जो भाई 15 की एज अटेन नहीं कर पाए हैं, और उसके पहले अगर आप शादी कर रहे हो तो मान के चल रहे हैं कि भाई बच्चों की शादी हो रही है मुस्लिम में, तो 15 से नीचे वालों के केस में कंसेंट कौन देगा, कौन कबूलनामा देगा, तो वो कह रहे हैं कि गार्जियन की तरफ से, तो ये गार्जियन की तरफ से कंसेंट दी जाएगी। अब यही जो कंसेंट है, गार्जियनशिप इन मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम कहते हैं जब्र। तो ये जो जब्र जो ये एक अरबिक शब्द है, तो इसमें बताया गया कौन कौन गार्जियन जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन शादियों में कंसेंट दे सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे अभी सुन्नी के केस में क्या बोला जा रहा है कि फादर और इनके पैटर्नल जो भी बच्चे की तरफ से पैटर्नल ग्रैंडफादर, ब्रदर या और अदर कोई रिलेटिव है फादर के साइड से, उनका जो है बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसे अगर फादर है तो सबसे पहले प्रायोरिटी में फादर को रखा जाएगा, फादर नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, फिर ब्रदर, उसके बाद फिर कोई अदर, अगर ब्रदर भी नहीं तो उसके बाद कोई, अब देखा जाए कोई और फादर के साइड से रिलेटिव बच रहा है, कह रहे नहीं बच रहा, तो अब उसके बाद मदर का नंबर आ जाएगा। जब मदर के भी अलावा कौन आ सकता है, तो मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मतलब उनके मामा मामी, ये सब आ जाएंगे, और कोई मदर के साइड के जो है रिलेटिव आ जाएंगे। और जब ये सब भी आपको ना दिखे तो उसके बाद राज्य की जिम्मेदारी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने स्टेट को देखा है कि स्टेट जो है यहाँ पे फिर जो आ जाएगा आगे और गार्जियनशिप के रूप में यहाँ पे इनकी हेल्प करेगा। तो अब शिया के केस में क्या होता है, शिया के केस में बस फादर और ग्रैंडफादर को यहाँ पे मान के चलना है कि ये जो जब्र वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो गार्जियन जो भी कंसेंट देंगे उनके बिहाफ पे, बच्चों के बिहाफ पे, तो यहाँ पे शिया में फादर और ग्रैंडफादर का ज़्यादा अहम रोल हो जाता है यहाँ पे बस। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लो शादी के लिए कोई अनऑथराइज पर्सन जो है कंसेंट दे रहा है, किसी अनऑथराइज पर्सन द्वारा जो है शादी करवा दी जा रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ये शादी इनवैलिड होगी। मतलब किसी के पास ऑथराइज मतलब अथॉरिटी थी ही नहीं कि वो इस पर्सन को लेकर शादी करवाए, कंसेंट दे, तो ये सारा कंसेंट अगर कोई और दे रहा है जिसके पास जिम्मेदारी नहीं है, जिसको अलाउ नहीं किया गया लॉ में, तो ऐसी शादी को हम इनवैलिड मान लेंगे। अब कह रहा है जैसे इसमें भी दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं भाई, हो सकता है रिश्तेदार ही हो सकता है कोई दूर के रिश्तेदार है, हो सकता है किसी के पास के रिश्तेदार भी हैं। तो पास के रिश्तेदार मतलब एकदम करीब वाले हैं कि भाई सगे चाचा चाची ये सब, और होते हैं कुछ लोग दूर के फूफा, दूर के बुआ, दूर के चाचा, ये सब भी होते हैं। तो कह रहा है कोई दूर के अगर गार्जियन हैं, उन्होंने अगर कंसेंट दिलवा दी है, और प्लस इनके जो करीब के रहने वाले गार्जियन हैं, उन्होंने इस कंसेंट को भी स्वीकृति नहीं दी है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में ये शादी अब वॉइड ही मानी जाएगी, कोई भी इसमें इसको वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। मगर ये भी हो सकता है कि अब पास वाले जो है करीब वाले वो इसको भी हाँ करते, हरी झंडी दिखा दें कि हाँ भाई एकदम ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे हम इसको वैलिड मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनऑथराइज पर्सन केस में। अनऑथराइज का मतलब जिसके पास अथॉरिटी नहीं है। अब बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कि ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यही ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं खैर उल बुलुक, इसको अरबिक भाषा में खैर उल बुलुक कह रहे हैं। ये क्या है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, मतलब ये तब लागू होता है जब बच्चे के बिहाफ पे, मतलब शादी कब हो रही हो, किसी बच्चे की हुई हो, जब एज उसकी मेजॉरिटी वाली न हुई हो, उसकी माइनॉरिटी में उसकी शादी कर दी गई है, तो उसके बिहाफ पे कंसेंट कौन देगा, उसके गार्जियन देंगे। ठीक है, अब उसके गार्जियन द्वारा कंसेंट को
अब जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, मेजर होगा, तो वो आगे चल के उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑप्शन। इसलिए इसको कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब वो प्यूबर्टी की एज जो है अटेन कर चुका है, तो यहां पे प्यूबर्टी में उसके पास ऑप्शन है, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले उस शादी को, या तो उस शादी को वो रिजेक्ट कर दे। तो ये उसके पास ऑप्शन दिया जा रहा है। इसी करें खैर उल बुलुग। देखिए हो क्या रहा है, इसका भी हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री क्या, 1939 के पहले, अब 1939 में एक एक्ट आता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये आता है 1939 में। इसके पहले कॉन्सेप्ट ये चल रहा है कि अगर कंसेंट एक बार दे दी जाए फादर और ग्रैंडफादर द्वारा, तब आप भूल जाइए कि आपकी शादी आगे चल के आप जब अपनी मेजॉरिटी को प्राप्त करेंगे एज को, तो वो आपके कैंसिल कर पाएंगे। तो वो कैंसिलेशन का आपके पास अधिकार नहीं था। उसके बाद ये एक्ट आता है। इस एक्ट में सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में यहां पे जो है पावर दी गई है, यहां पे इस चीज को बदल दिया गया कि ये जो एज ऑफ प्यूबर्टी का जो आज जो यूज होता है सही तरीके से, ये इस एक्ट के माध्यम से 1939 वाला जो एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, यहां से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कि हाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो शादी को। तो ये इस नए कानून से आ रहा है। अब देखिए इसमें कहानी क्या है। इसमें कहानी ये है कि देखिए इस्लाम में एक किसी भी व्यक्ति के जीवन को जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है। जनरली उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। कह रहा पहला क्या है, पहला शागिर, पहले स्टेज को हम लोग शागिर बोल रहे हैं, जहां भी बच्चे की एज 7 साल से कम होती है। वहां पे कहा गया किसी भी कीमत पे, चाहे पेरेंट्स कंसेंट दे या बच्चा खुद दे, तो किसी भी प्रकार से शादी नहीं हो सकती, याद रखिएगा। और दूसरी स्टेज आती है जब वो 7 साल से 15 साल के बीच का होता है, मतलब 7 साल से ऊपर हो गया मगर 15 से भी कम है, 15 छुआ नहीं उसने, 15 को टच नहीं किया, तो ऐसी स्टेज जो कह रहे हैं हम लोग सारिरी। तो सारिरी वाले एज में क्या होता है, यहीं पे जो है चाइल्ड मैरिज होने का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये जो ऑप्शन, ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का जो स्टेज है, एराइज कहां हो रहा है, इस सेकंड वाली स्टेज में एराइज हो रहा है, यहां पे चालू हो रहा है। अब ये पूरा कहां होता है, इसको पूरा करने का हक मिलता है आपको 3rd स्टेज में। जैसे कहने का मतलब, जैसे ही बच्चा दूसरे वाली स्टेज में है, तो वो 7 से 15 के बीच में, 7 से 15 के केस में क्या होता है, आपके ब्याह पे आप एक गार्जियन देंगे कंसेंट। तो गार्जियन देंगे, जैसे ही कंसेंट, वहीं से आपका खैर उल बुलुग मतलब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी वाला कॉन्सेप्ट चालू हो गया। अब जैसे ही आप 3rd स्टेज पहुंचोगे, 3rd स्टेज क्या है, बुलुग। बुलुग का मतलब होता है कि आप जो है 15 की एज से ऊपर निकल चुके हो। तो जैसे ही आप 15 की एज से ऊपर निकल गए हो, तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अब आप इसको एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो। तो कहने का मतलब क्या, ये जो खैर उल बुलुग, ये जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का जो स्टेज है, ये कहां से चालू होता है, कहता है स्टेज तो सेकंड से चालू होता है, मगर इसको पूरा आप करते हो कहां पे, जब आप 3rd स्टेज पे पहुंच जाते हो। तो सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, मगर आप इसका यूज कब कर पाओगे, जब आप 3rd स्टेज में पहुंचोगे। तो खैर उल बुलुग का सीधा सा मतलब है कि भाई आप इसको अपनी शादी को रिजेक्ट भी कर सकते हो जब मेजॉरिटी केस पाओगे, और इसको एक्सेप्ट उसी तरह बनी रहने दे सकते हो। अब पूछा जा रहा है कितना टाइम, क्या असीमित काल के लिए, मतलब जैसे ही मैं मेजर हो रहा हूं उसका कितने समय के अंदर अंदर मुझे ये काम करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी जरा आगे समझते हैं। यही कॉन्सेप्ट है क्या, टाइम ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अब ये महिला के लिए और मेल के लिए दोनों, मतलब फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली मेन जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, ये जैसे ही आप 15 के होते हो तो आप पूरे हो जाते हो, भाई एज ऑफ मेजॉरिटी आपने पाली, 15 से 18 तक का ये आपके पास ऑप्शन है, तो 15 से 18 पूरा कर लो। अब यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या चल रहा है, बोला तो जा रहा है जैसे तुरंत, जैसे ही आपको पता चल रहा है, जैसे ही आपको पता चला कि आप 15 के हो गए हो, आप मेजॉरिटी में आ गए, आपको अपनी शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं था मान लो, तो आपको शादी के बारे में जैसे ही नहीं पता था, अब जैसे ही आपको पता चला, जितनी जल्दी पता चला, हो सकता है आपको 10 दिन बाद पता चल गया हो सकता है आपको 20 दिन बाद पता चल गया, अभी आप 18 की एज के नहीं हुए हो, तो वहां पे आप उसी टाइम आपकी जिम्मेदारी इमीडिएट, जितनी इमीडिएट हो सकता है उतनी इमीडिएटली काम करो। जैसे ही आप अवेयर होते हो अपनी शादी को लेके, जैसे 15 से पहले तक आपको कोई जानकारी नहीं कि हमारी शादी भी हुई थी कभी, तो इसके बाद जैसे ही होता है तो उसके बाद आपको तुरंत इस चीज का यूज करना है, अपने इस राइट का, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के अधिकार का आपको तुरंत जो है इसका यूज करना है। अब दूसरा क्या है कि मान लो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप अवेयर ही नहीं हो अपने इस चीज के बारे में, तो जैसे ही आपको अपने इस राइट के बारे में जानकारी होती है कि हाँ यार मेरा ये राइट है, तो इसके बाद तुरंत आप एक्शन मोड में आ जाओ और तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पे आप इस बात को पूरा करो कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है शादी। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दे रहा है। दूसरी, एक्सेप्ट तो आप कर ही सकते हो। अब बात हुई कि रिजेक्शन की, तो देखिए रिजेक्शन के केस में सीधा सा मेल की तरफ से क्या होता है, आप जो रिजेक्शन है वो इम्प्लाइडली भी हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अब रिजेक्शन में क्या, अब जैसे मेल ने कोई रेटिफिकेशन करना है इसका कि हाँ रेटिफाई मैं कर रहा हूँ कि शादी को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अब क्या, या तो आप एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दो कि हाँ भाई हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरा, आप डॉवर की पेमेंट, मतलब जो आपने मेहर की जो रकम होती है उसको पे कर दो, सीधी सी बात, तो उसको हो जाएगा। कोहैबिटेशन मतलब सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाओ, तो जैसे ही आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो एक तरह से साइन होता है कि आप जो है इस शादी को रेटिफाई कर रहे हो। रिप्यूडिएट करने का सीधा सा मतलब कि आप मना कर रहे हो डायरेक्टली, आपके पास इतना से इतना साल तक का टाइम है, आप इसी में आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। अब ये जो एक्सेप्ट कर लिया आपने ये तो ठीक है,
मगर अब आपको यहाँ पे कहना है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता शादी, तो शादी एक्सेप्ट नहीं करना, ये तो आपका ऑप्शन हो गया कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं शादी नहीं अब इसको मानना चाह रहा है शादी, तो ठीक है आपके भाई ऑप्शन पे है, आपको पावर थी पूरी। तो कह रहा है मगर जैसे ही आप इस शादी को नहीं मानोगे, इस चीज़ को कंफर्म करेगी कोर्ट, आपके अकेले का डिसीजन नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी आप इस शादी को कैंसिल करने जाओगे तो आपको एक बार कोर्ट की शक्ल देखनी पड़ेगी, आप अपने से नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये क्या ये सारी बातें हो रही हैं टाइम को लेके। अब इसके बाद जरा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लीगल डिसेबिलिटी, कि भाई लीगल किसी तरह की डिसेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। ये लीगल डिसेबिलिटी का देखो यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है ये, तो मैं इसको अगले लेक्चर में लाऊंगा, मगर यहाँ सुन के समझ लो एक बार कि देखो यहाँ 4 तरह की जो है डिसेबिलिटी को दिखाया गया है। एक तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, रिलेटिव और प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी। तो ये सारी अभी डिसेबिलिटी है क्या, ये डिसेबिलिटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे अगर इन रिलेशन में या इन तरह से आपने अगर शादी की तो आपकी शादी परमिट नहीं होगी, आपकी शादी को यहाँ परमिट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें कहाँ कहाँ आपको शादी करने की परमिशन नहीं है, ये डिसेबिलिटी दिखाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताएगा। अब जैसे यहाँ पे होता क्या क्या मेन चीज़ है, मोटे मोटे रूप से आप समझ लो, तो इसमें बहुत कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस कहानियाँ ही सुननी है। इसमें से कि आप कहाँ शादी नहीं कर सकते, जैसे कोई अपनी मदर से नहीं कर सकता, अपनी ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, अपनी डॉटर से नहीं कर सकता, अपने ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता, अपनी वाइफ के मदर से नहीं कर सकता, अपनी वाइफ के ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, अपनी वाइफ के डॉटर से नहीं कर सकता, अपनी वाइफ के ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता। तो ये एक्सेट्रा, अगर कोई विमेन इद्दत पीरियड में है उससे नहीं शादी कर सकता, कोई व्यक्ति जो किताबिया कम्युनिटी, किताबिया ग्रुप से आता है, किताबिया मतलब उससे तो शादी कर सकते हो, मगर जो आइडल वर्शिपर हैं, किताबिया मतलब जो एक किताब से उनका रिलीजन की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया, ज्यूस हो गए, तो ये सब में तो शादियाँ आपको अलाउ हैं, मगर आप किसी भी आइडल वर्शिपर से आप जो है शादी नहीं करोगे। ठीक है, जैसे हिंदू में एक मुस्लिम जो है शादी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आइडल वर्शिप होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब लोग कौन है, ये डिसेबिलिटी है। आप इनमें शादी करोगे तो ये प्रोहिबिट है आपके लिए, आप यहाँ पे आपको रोका जाए, आपकी शादी परमिट नहीं होगी। तो इस जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लीगल डिसेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अलग एक लेक्चर में लाऊंगा। उसके बाद कोशिश करेंगे वहीं पे हम लोग इद्दत कॉन्सेप्ट को भी समझ लें पूरा। उसके बाद एक होता है टाइप्स ऑफ मैरिज, तो इसको भी थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैलिड मैरिज क्या होती है, वॉइड मैरिज क्या होती है, जिसे हम लोग बाटिल कहते हैं, इररेगुलर और इनवैलिड मैरिज जिसे हम लोग फासिद कह रहे हैं। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है मैरिज के टाइप्स का, इन सब को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है मुता मैरिज, इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये टाइप्स ऑफ मैरिज को एक अलग लेक्चर में लाके कोशिश करेंगे सारी बातों को यहाँ पे क्लब करके समझ लिया जाए। तो आज के लेक्चर में समझने के लिए लगभग इतनी बात थी। शादी से जुड़ा बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आज के लेक्चर में इतनी बात रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।